साथियों नमस्कार। रीट लेवल सेकंड में इकाई फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आरबीएसई पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पाठ 1 विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। यह पूरा पाठ हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है। इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन क्यों करते हैं? उन्नत सामाजिक जीवन के लिए ये आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातत्वविदों ने यह पता लगा लिया है कि आज से लगभग 5 से 7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ कर दिया था। इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता व संस्कृति का विकास कर लिया था। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब सिंहमुख हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यह सरस्वती नदी आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है। आदि बद्री हरियाणा में है। हरियाणा राज्य केंद्र है आदि बद्री। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, गग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के शीर्ष स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में ये प्रवेश करती है। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती है। प्रवेश करके यह प्रभास पतन के पास समुद्र में गिर जाती है। तो ये थी सरस्वती नदी। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। अब इसको मानचित्र में हम देख लेते हैं। ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनका इस प्रकार क्रम आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। इसी प्रकार ये सरस्वती नदी है। द्रष्टवती, यमुना और सतलज इनसे मिलकर के ये रेड कलर में दिखाई गई है क्योंकि ये लुप्त हो चुकी है। और हमें इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो सैटेलाइट के माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। (1921) में हड़प्पा रावी तट पर, हड़प्पा जो स्थल है वह रावी नदी के तट पर है। भारत की कांस्य कालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 1921 में हड़प्पा जो स्थल है रावी नदी के तट पर, इस स्थल से भारत की कांस्य कालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क गग्गर किसे कहेंगे
प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ खुदाई के लिए 2 टीले चुने गए। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो अवशेष हमें मिले हैं वह हड़प्पा से मिले हैं, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। बाद में सिंधु नदी के दोनों और इसके विस्तार को देखकर इसका नाम सिंधु सभ्यता कर दिया गया। जब पुरातत्वविदों को पता चला कि ये जो सभ्यता स्थल मिल रहे हैं ये सिंधु नदी के दोनों ओर मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? सिंधु सभ्यता कर दिया। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी श्री वाकणकर जिन्होंने उत्खनन कार्य किया, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही 2 प्रतिरूप है। सरस्वती का अन्वेषण जारी है जो बाद में किसी निश्चित मत की ओर ले जाएगा। अधिकांश पुरातत्ववेत्ता अभी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही किया जाना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था? यह कब चरमोत्कर्ष पर पहुंची? कब इसका अवसान या पतन हुआ? इस बारे में विद्वानों में मत एक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म काफ़ी पहले हुआ था। 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक यह चरम विकास पर पहुंच गई थी। 3250 से 2750 ये डाटा आपको याद रखना है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक यह चरम विकास पर पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान यानी पतन आरंभ हो चुका था और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह विलुप्त हो गई थी। सिंधु सभ्यता का उत्खनन सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज की। और इसी प्रकार रखालदास बनर्जी ने 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर, सिंधु नदी के यह बाएं किनारे पर है और ये सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई में 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के संकेत प्राप्त होते हैं। यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई की जो परतें मिली है, इससे लगता है कि यह स्थल 9 बार बस चुका है और 9 बार उजड़ चुका है। इसी खोज के क्रम में ओर्लस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत अब जो पाकिस्तान में है, ओर्लस्टाइन ने हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था, सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कितने ओर्लस्टाइन ने बहावलपुर रियासत से कितने
स्थल है वो खोज निकाले पुरातात्विक स्थल 11। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। उनमें से 900 स्थल भारत में है और 600 स्थल पाकिस्तान में है। 1947 में भारत विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातात्विक बड़े स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में है। भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती, द्वसती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1953 में अमलानंद घोष ने बीकानेर संभाग में कुल कितने पुरातात्विक स्थलों की खोज की? 25, जिनमें सबसे प्रमुख है वह कालीबंगा है। पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल ये पंजाब में, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, सूरकोटड़ा ये सब गुजरात में है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मित्ताथल ये हरियाणा राज्य में पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगरावशेषों में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों अब पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा एवं धोलावीरा और लोथल गुजरात के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी नगर नियोजन की जो व्यवस्था है वो इन नगरों में सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों, आवासों का निर्माण करते थे। पहले योजना बनाते थे, उसके बाद में नगरों का निर्माण करते थे, फिर उसमें भवनों में आवासों का निर्माण करते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान, आधुनिक स्थापत्य, अभियांत्रिकी, सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था। यानी उच्च कोटि का उनकी जो स्थापत्य कला थी वो उच्च कोटि की स्थापत्य कला थी। ये आवास योजना का दृश्य है। नगर की आवास योजना। नगर की आवास योजना सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई। नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप से उभर गए। सामान्यतः प्रत्येक मकान में बीच में एक खुला आंगन रखा जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने, परेंडे, शौचालय और स्नान घर अलग से निर्मित होते थे। तो ये थी नगर की आवास योजना। नेक्स्ट है सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें सामान्यतः 10 मीटर, बड़ी जो सड़कें थी वो 10 मीटर और छोटी सड़कें 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारों पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ादान रखे रहते थे। नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता प्रबंध। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरों की गलियों, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी छोटी नालियों, गटरों से सहज में ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, मोहल्लों और पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था थी। रोजमर्रा का कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखे जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में निजी मकान और नगरों में सार्वजनिक सफाई तथा स्वच्छता का जो प्रबंध नजर आता है
उससे साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन स्तर उच्च जीवन स्तर था। ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन स्तर कैसा था? उच्च जीवन स्तर था। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। विशेष निर्मितियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में विभिन्न नगरों की पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियाँ, भवन और इमारतों के भग्नावशेष निकले हैं। इसमें नगर की गड्डी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, गड्डी मतलब दुर्ग वाले स्थान पर रक्षा प्राचीर दीवार बनी हुई थी। धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियाँ, यज्ञ वेदियाँ, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आदि प्रमुख हमें प्राप्त होते हैं। ये अवशेष सभ्यता की उन्नत अवस्था व वैज्ञानिक प्रामाणिकता के अवशेष है। सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई में ऐसी कई वस्तुएं मिली हैं जिनसे यह पता लगता है कि उस काल में समाज कई प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से मिलकर बना था। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता था। धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा तथा उत्पादन प्रमुख कार्य थे। परिवार व्यवस्था कैसी थी? बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। यानी परिवार का जो मुखिया था वो नारी थी, महिला थी और मातृत्वात्मक परिवार था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां चांदी व तांबे के आभूषण पहनती थी। ये भी याद रखना है आपको, चांदी व तांबे के आभूषण पहनती थी। ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य, शिकार प्रमुख थे। ये मनोरंजन के साधन थे इनके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, दूध तथा मांसाहार का भोजन का उपयोग करते थे। ये सभी फैक्ट आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि व पशुपालन। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे। फल भी उगाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पालतू पशुओं में गोवंश को महत्व अधिक दिया जाता था। व्यापार व वाणिज्य। यहाँ के निवासी तांबे व कांसे के बर्तन, औजार बनाने के साथ मिट्टी के बर्तन, मटके बनाने की कला में निपुण थे। चनहुदड़ो तथा कालीबंगा की खुदाई में तौल के अनेक बाट मिले हैं। अब बाट मिले हैं तो इसका मतलब है व्यापार या वाणिज्य व्यवसाय करते थे। मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी पटरी सकेल मिली है। मोहनजोदड़ो में सीप की टूटी पटरी या सकेल मिली है। इससे पता चलता है कि वो इससे कपड़ा नापते होंगे। ये अवशेष उनके उन्नत व विकसित व्यापारिक व गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक है। जब कपड़ा नापते थे या मापते थे तो इससे पता चलता है कि उनको गणित संबंधी ज्ञान था। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी बंदरगाह के अवशेष प्राप्त होते हैं। गोदी बंदरगाह के अवशेष प्राप्त होते हैं जिसे डाक यार्ड भी कहते हैं। इस गोदी को क्या कहते हैं? डाक यार्ड भी कहते हैं। यह समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था। लोथल समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत व मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में समानता का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनमें आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता होगा। यानी मेसोपोटामिया और भारत की जो सभ्यता है इनमें वस्तुएं जो खुदाई में प्राप्त हुई है वो एक जैसी है, उनमें समानता है। इसलिए ये अनुमान लगाया गया है पुरातत्वविदों द्वारा कि इनमें क्रय विक्रय होता होगा, व्यापार होता था।
व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं उनकी वो पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियाँ और मुद्राओं तथा तबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा व जादू टोना आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल, बनवाली व राखीगढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से पता चलता है कि यहाँ यज्ञों में अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मातृदेवी व शिव की उपासना भी की जाती थी। मृतक संस्कार शव को गाड़कर या दाह संस्कार करके किया जाता था। ये सभी फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, इनमें से क्वेश्चन बनेगा। सभ्यता का अवसान या पतन। सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। अनुमान है कि सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है। वहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भू परिवर्तन से खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जो संस्कृति है उसके प्रारंभिक चरणों में, प्रारंभिक जो चरण है उसके निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, प्रमुख जो पुरातात्विक, ये हमें नहीं पढ़ना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा, उत्तरी राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता 25 स्थल खोजे गए, जिनमें से कालीबंगा एक प्रमुख है। हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती गग्गर के तट पर 4500 वर्ष पहले बसा हुआ था। कालीबंगा मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त होते हैं। एक पूर्वी टीला जहां साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है, सुरक्षा की दीवार बनाई हुई है। तो 2 टीले प्राप्त होते हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला पर साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, पश्चिमी टीले में दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है। दीवारें ईंटों से बनती थी, इन्हें मिट्टी के गारे से जोड़ा जाता था, जिसमें दीवारें मजबूत व टिकाऊ बन जाती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़े डालने के मिट्टी के बर्तन नगर को सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में गग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य, कालीबंगा से अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इसे पता चलता है कि वो धार्मिकता के अंदर विश्वास करते थे। यज्ञ आदि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। जो ईंटें पकाई गई है वो किससे? सूर्य के धूप से पकती थी। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई वह सेंधव लिपि है, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। यानी कालीबंगा से जो लिपि प्राप्त होती है वह सेंधव लिपि है, इसीलिए इसको सेंधव सभ्यता का स्थल माना गया है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ लकड़ी की भी बनी हुई थी, और यानी तने को खोखला करके उससे नालियाँ बनाई गई, और ईंटों से भी बनी हुई मिली है। तांबर से बने कृषि के कई औजार मिले हैं, तांबे से बने, जो आर्थिक उन्नति के परिचायक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी के नगर योजना के अनुरूप है। कालीबंगा के निवासियों के मृतक के प्रति श्रद्धा व धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली है। ये याद रखना है, कालीबंगा में 3 समाधियाँ मिली है। समृद्ध सभ्यता के ह्रास के कारण
संभवतः सूखा, नदी मार्ग परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। यानी कालीबंगा की जो सभ्यता है, इसके पतन के कारण यहाँ अत्यधिक सूखा होना, नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन कर लेना आदि प्राकृतिक कारण माने गए हैं। नेक्स्ट है अहाड़ सभ्यता स्थल। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित अहाड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कांस्य युगीन संस्कृति का मुख्य केंद्र है। यह संस्कृति बेड़च बनास की घाटियों में विकसित हुई। यह संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। अहाड़ जो सभ्यता है वह कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी है। प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्तियाँ बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि अहाड़ के आसपास तांबे की उपलब्धता होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे। उसे एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहाड़ है वो एक ताम्र युगीन कौशल केंद्र माना जाता है। लगभग 500 मीटर लंबे धूलकोट का टीला अहाड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय स्थान था। 500 मीटर लंबा एक यहाँ टीला है जिसका नाम है धूलकोट। इसी के आधार पर अहाड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, प्रस्तर के औजार, अर्धकीमती प्रस्तर की वस्तुएं आदि सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ नगर योजना के अंतर्गत मकानों की योजना में आंगन में गली, खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। ये इम्पोर्टेंट है। मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे का होना अहाड़ में वृद्ध परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। यानी 4 से 6 बड़े चूल्हे प्राप्त होते हैं अहाड़ से। तो इसका मतलब है संयुक्त परिवार जो व्यवस्था, संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो वहाँ विद्यमान थी। अहाड़ से खुदाई में प्राप्त बर्तनों, अनेक खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इस अहाड़ संस्कृति की व्यापकता एवं विस्तार गिलुंड, बालाथल, बागौर व अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थलों से भी हमें प्राप्त होते हैं। इसका संपर्क नवादा टोली, नागदा, एरन, कायथा, उत्तर गुजरात में कच्छ तक अर्थात इस सभ्यता का संपर्क 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता से भी था। यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन में कौशल की समानता से पता चलता है। तो काले व लाल मिट्टी के बर्तन यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। बालाथल उदयपुर नगर से पूर्व में 42 किलोमीटर दूर उठाला गांव में वर्तमान में वल्लभनगर नाम से बसा हुआ है। ये नाम आपको याद रखना है। बालाथल उठाला, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? वल्लभनगर नाम से जाना जाता है। यह उपखंड मुख्यालय है। इसके उत्तर में बालाथल गांव है। इस गांव की पूर्वी दिशा में एक टीला है। इस टीले के उत्खनन का कार्य मार्च 1993 में दक्कन कॉलेज पूना के डॉक्टर वीएन मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर वीएस शिंदे, डॉक्टर आरके मोहंती तथा इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर जीवन खरकवाल की देखरेख में किया गया। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। यहाँ उत्खनन कार्य 7 वर्षों तक किया गया। कितने? बालाथल में उत्खनन कार्य कितने वर्ष तक किया गया? 7 वर्ष तक किया गया। यहाँ ताम्र पाषाण युग की संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैसे यह स्थल अहाड़ का ही एक विस्तार है। यह सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुकी थी। बालाथल की विशेषताएं। ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छेनी, उस्त्रा, बाण के फलक, ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। पत्थर के बने हुए औजार भी हमें बालाथल से प्राप्त होते हैं। यानी ताम्र पाषाण दोनों ही उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं।
ये बालाथल निवास के अवशेष हैं यहाँ पर। मिट्टी के बर्तन, बालाथल से प्राप्त विशेष आकार प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन दो प्रकार के, एक खुरदरी दीवारों वाले और दूसरे चिकनी मिट्टी के बर्तन। देखो कितने प्रकार के मिले बालाथल से, दो प्रकार के चमकदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एक तो खुरदरी दीवार वाले बर्तन और दूसरे चिकनी मिट्टी से बने हुए बर्तन। की दीवारों वाले काले, लाल व गहरे लाल रंग लिए ऐसे बर्तनों के बाहर और भीतर चमकदार लेप किया हुआ मिलता है। काले तथा लाल बर्तनों पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं। यहाँ विशेष प्रकार के बर्तन बनाए ही नहीं जाते थे, अपितु अन्य क्षेत्रों को निर्यात भी किए जाते थे। किस स्थान की बात है ये? बालाथल की। निर्माण कार्य कैसा था बालाथल में? बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई, जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची। निर्माण कार्य, बालाथल के टीले के मध्य में एक विशाल दुर्ग स्वरूप संरचना खोजी गई, जिसकी दीवारें 3.15 मीटर ऊंची तथा लगभग 5 मीटर मोटी है। यह दुर्ग 5600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह दुर्ग मिट्टी तथा पत्थरों से बनाया गया। बालाथल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट है, 11 जो कमरे हैं उनके बड़े भवन की रचना यहाँ से प्राप्त होती है बालाथल से, जो ताम्र पाषाण काल की द्वितीय अवस्था में निर्मित हुए थे। कौन सी अवस्था में? द्वितीय अवस्था में निर्मित होते हैं। जिस प्रकार आहड़ के ताम्र पाषाण काल की सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। तो आहड़ से तो तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त होते हैं और बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, अच्छी तरह याद कर लेना। चंद्रावती, सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। सिरोही में ये प्राचीन शहर सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था। चंद्रावती सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था। ये सेवाणी नदी का नाम याद रखना है। तथा लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी खोज सन 1822 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। चंद्रावती की खोज किसके द्वारा की गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। सन 1980 में महाराजा सियाजी गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन शहर तथा संबंध क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया गया। सन 2013-14 में इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज साहित्य संस्थान जनार्दन नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग कहाँ पर है? जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर जीवन खरकवाल के नेतृत्व में चंद्रावती का पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया। शहर के पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो लगभग 25 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। चंद्रावती का जो किला फैला हुआ है वह 26 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस भाग में 33 मंदिर समूहों के अवशेष प्राप्त होते हैं। चंद्रावती से 33 मंदिर समूहों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। ये भी याद रखना है, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। अधिकांश मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ऊंची जगती पर निर्मित है। यहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियाँ माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी चंद्रावती जो सिरोही में है, यहाँ से मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है वह माउंट आबू संग्रहालय में रखी गई है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य इसे रखा जाता है। उत्खनन में शहर के पूर्वी भाग में 2 किले खोजे गए। इनमें से एक किला वर्गाकार है तथा
60 इंटू 60 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाकर सुरक्षा दीवार की मजबूती प्रदान की गई है। उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से चंद्रावती नामक स्थल से उत्खनन में 3 विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक कमरे में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के अनाजों के जले हुए बीज, अनाज पीसने की गट्टी का भाग भी यहाँ से खोजा गया है। भवनों में घोड़े, मनुष्य की मृण मूर्तियाँ, मिट्टी व लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। सभी भवन फर्श ईंटों के बने हुए थे। किले के प्रवेश द्वार पर संभवतः 1325 का एक अभिलेख मिला है। किले चंद्रावती का जो किला है उसके प्रवेश द्वार पर 1325 संवत का एक अभिलेख प्राप्त होता है। चंद्रावती के अभिलेख तथा ताम्र पत्र माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित है। परमार शासकों की ये राजधानी थी, जिनमें यशो, धवल तथा धारावर्ष जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। परमारों के पश्चात इस स्थल पर 14वीं शताब्दी में देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया। 15वीं शताब्दी में आक्रमणों के कारण यह नगर ध्वस्त हो गया। चंद्रावती के उपयुक्त अवशेषों के नीचे एक अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष भी है। यह उत्खनन से स्पष्ट हुआ है कि उपलब्ध पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बस्ती 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। चंद्रावती के क्षेत्र में पाषाणकालीन उपकरण तथा शैल चित्र मिले हैं। पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। यह स्पष्ट है कि पाषाण काल से ही मानव समाज चंद्रावती में उपस्थित था। मध्यकाल में यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो पाषाण काल में भी यहाँ मानव समाज उपस्थित था और मध्यकाल में यह व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा, धोलावीरा। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में है, रंगपुर गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में। जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। धूलकोट अथवा ताम्र नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? आहार सभ्यता। धन्यवाद स्टूडेंट्स।